Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will start our next session, that is breeding, animal husbandry and breeding. आज हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में समझेंगे, फार्म मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे कि एनिमल्स को कैसे संभाला जाता है, और हम ब्रीडिंग टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे हमारी न्यू वीडियोस के, हमारे फिजिक्स और बायोलॉजी के सेशंस के. तो अगर आप नोटिफिकेशंस रिसीव करना चाहते हैं तो अभी के अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. डन, थैंक यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, so let's start with our today's session, that is animal husbandry. अब animal husbandry का मतलब क्या होता है? Animal are the livestock animals, the domestic animals that we are talking about, and husbandry means domesticating them. मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनसे हमको कमर्शियल यूज़ होता है, जैसे जो एनिमल्स हमको मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, एग देते हैं, उन एनिमल्स को हम पालते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, मतलब उनका मेटिंग करवाते हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़वाते हैं, और फिर उनसे जो हमको प्रोडक्ट्स यूज़फुल है वो प्रोडक्ट्स हम लेते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल्स को बड़ा करना और उनसे अपने यूज़फुल प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है. अब ये एनिमल हस्बेंड्री आज से नहीं, बहुत सालों पहले से चलती आ रही है. मतलब दिस इज़ अ कन्वेंशनल टेक्निक विच हैज़ बीन फॉलोड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. इसका कोई हिस्ट्री नहीं है कि एनिमल हस्बेंड्री लोग कब से कर रहे हैं. चाहे फिर वो दूध के लिए हो, चाहे फिर वो सिल्क के लिए हो, चाहे फिर वो मक्खन के लिए, मतलब दूध से ही मक्खन बनता है, या चाहे फिर वो किसी भी चीज़ के लिए हो, वुल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए. बहुत सारे एनिमल्स के कमर्शियल यूज़ हैं जो इंसान अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता है. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या दिया गया है. आपके जो डिटेल टेक्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन दिया है उसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर लिखे हैं. ऑल राइट, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री? एनिमल हस्बेंड्री इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एनिमल्स की केयर कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं. एग्रीकल्चर फार्मिंग में हम क्या करते हैं? क्रॉप्स बढ़ाते हैं. यहाँ पर हम एनिमल्स का पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट मिले. सो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ क्रॉप्स नहीं ग्रो कर रहे हैं, या एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं. सो इट इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग. ब्रीड कराना मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल एनिमल्स का मेटिंग कराना, उनका रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, ताकि हमको नया ऑफस्प्रिंग मिले और ऐसे इनका कंटिन्यूअस पॉपुलेशन बढ़ता रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग, caring and raising livestock like cows, buffaloes, pigs, horses, cattle, sheep, goats, etc. बहुत सारे अलग अलग टाइप के डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम ब्रीड कराते हैं, मतलब उनका पॉपुलेशन बढ़वाते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्योंकि एनिमल्स आर अनदर living creatures who need a lot of love and lot of attention for their proper growth and development. So they need a lot of care also, not only emotional but environmental care as well. So they need a lot of caring and we raise them. हम उनको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, ताकि हमको आगे जाकर वो कमर्शियल बेनिफिट दे सके. So this is the definition of animal husbandry. अब आगे क्या बताया गया है हमको? आगे क्या बोल रहे हैं? That इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमको एनिमल्स के, लेकिन इसके अलावा और कौन से एनिमल्स इंक्लूडेड हैं? इट ऑल्सो इंक्लूड्स बी कीपिंग. बी कीपिंग मतलब क्या होता है? मधुमक्खियों का पालना पोषना, उनको बड़ा करना. सो बी कीपिंग बिकॉज दे गिव हनी. पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग मतलब क्या होता है? चिकन को ग्रो करना, उनके एग और उनके मीट के लिए. फिश फार्मिंग बिकॉज दे गिव अस अ लॉट ऑफ ऑयल, फिश बेनिफिशियल ऑयल विच कंटेन्स विटामिन. सेरिकल्चर, सिल्क वर्म को ग्रो करना एज इन उनका पॉपुलेशन बढ़ाना, उनको ब्रीड कराना. एंड लैक कल्चर्स, इट इज़ ऑल्सो एन टाइप ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम विच वी गेट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैक विच इज़ यूज्ड एज अ गम. सो ये भी एक एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आता है. हम यहाँ पर भी एनिमल्स के साथ ही डील कर रहे हैं, उनका ब्रीडिंग करा रहे हैं. अब आगे हमको क्या बताया गया है? लेट अस हैव अ लुक. एनिमल्स लाइक कैटल्स, शीप्स, पिग्स, फिशेस, हनी बीज, सिल्कवर्म आर यूज्ड बाय ह्यूमंस. ये अलग अलग वापस कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं. यहाँ पर कॉमन एनिमल्स हैं, यहाँ पर और कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए हैं जो हम मतलब जिनको हम ब्रीड कराते हैं, जिनकी केयरिंग करते हैं, जिनको रेस कराते हैं, जिनका पालन पोषण करते हैं. क्यों? क्योंकि इन एनिमल्स से हमको क्या मिलेगा? पिग हमको यहाँ पर मिलेगा फॉर प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क,
हमको गोट और काव और बफलो से मिल्क मिलता है। मीट वी गेट फ्रॉम दीज एनिमल्स, ऑयल, हनी, वैक्स, सिल्क एट्सेट्रा। ऐसे आप एनिमल्स का लिस्ट निकालते जाओगे तो उनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स का भी लिस्ट आपको निकलते जाएगा। मतलब एनिमल्स ने एनवायरनमेंट के लिए प्लस हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऑलराइट, अब आगे क्या बताया गया है, ड्यूरिंग द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, मतलब अगर हम पुरानी प्रैक्टिसेस देखें तो सिर्फ एनिमल की ब्रीडिंग करा देने से कुछ नहीं होता है। मतलब आपने मेल फीमेल एनिमल्स को एक साथ मिला दिया, उनकी मेटिंग करा दी तो आपको ऑफस्प्रिंग मिल जाएगा। सिर्फ मेटिंग कराने से कुछ नहीं होता है। ड्यूरिंग द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, जस्ट टेकिंग केयर इज़ नॉट इनफ टू गिव मैक्सिमम यील्ड। मतलब आप सिर्फ उनका ध्यान रख रहे हो, उनको इमोशनल सपोर्ट कर रहे हो, मतलब एनिमल्स की केयर कर रहे हो और उनका एनवायरनमेंट क्लीन रख रहे हो, तो सिर्फ उससे आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम फार्म मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल पालना है और उससे कुछ बेनिफिट्स चाहिए तो आपको उस एनिमल को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। सिर्फ उसको प्यार करने से या उसको दुलार करने से वो एनिमल ज़्यादा प्रोडक्ट देगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसका एक डेटा है हमारे पास। इंडिया और चाइना में, ऑल्दो इंडिया एंड चाइना हैव 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। अगर इंडिया और चाइना का एनिमल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन अगर हम कंसिडर करें, लाइफ स्टॉक मतलब क्या होता है, जिन एनिमल्स से हमको कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन एनिमल्स को हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं। तो इंडिया और चाइना में टोटल 70% एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे यूज़ के लिए, मतलब हमारे बेनिफिट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 70% एनिमल से हमको बेनिफिट सिर्फ कितना हो रहा है, 25%। सी, India and China have 70% of world livestock population, but surprisingly the productivity is only 25% of the world farm produce। मतलब एनिमल्स का जो पॉपुलेशन है 70% एनिमल्स हैं, बहुत सारे हज़ारों लाखों एनिमल्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 70% एनिमल्स से सिर्फ 25% प्रोडक्ट मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड रेशियो। ओके, इतना अगर हम इतने धीरे धीरे अगर प्रोडक्शन होगा तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिमांड और नीड कभी फुलफिल नहीं होगी। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनको प्रोडक्ट्स भी उतने जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन एनिमल्स ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में कि एनिमल्स से प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो हम ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो प्रोफेशनल अप्रोच इज़ नीडेड। अब ऐसे कन्वेंशनल मेथड यूज़ करके हमको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, देखो बोलते हैं ना, एक मेथड से अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप दूसरा मेथड यूज़ कीजिए। तो अगर कन्वेंशनल मेथड मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, अगर उससे हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो हम प्रोफेशनल अप्रोच यूज़ करेंगे। इट इज़ नीडेड टू बूस्ट द प्रोडक्शन विच रिक्वायर्स मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। जो मैंने अभी बात की कि अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट के बारे में। न्यू टेक्नोलॉजीज़, डेफिनेटली न्यू टेक्निक्स चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। आप पिछड़े ज़माने की ही टेक्निक्स यूज़ करते रहेंगे तो नुकसान आपका ही है। सो न्यू टेक्नोलॉजीज़ टू बी एम्प्लॉयड इन वेरियस फार्म सिस्टम टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एज वेल एज इन प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट चाहिए इसीलिए क्वालिटी ख़राब कर दो तो दिस इज़ ऑल्सो बैड बिजनेस एंड बैड, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो नॉट गेट हार्म्ड। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो बी एक्सीलेंट एज वेल एज द क्वांटिटी शुड इंक्रीज इन नंबर एंड इन साइज। So, industrial principles of production, processing and marketing are to be employed। कुछ इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन लोगों ने और कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं कि अगर आप कोई एनिमल हस्बेंड्री का टेक्निक फॉलो करते हो, जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो या बी कीपिंग करते हो या सेरिकल्चर या कोई भी पर्टिकुलर एनिमल हस्बेंड्री अगर आप करते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा वो इंडस्ट्री चलाने का। सो इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग आर कंपलसरी टू बी एम्प्लॉयड इन एवरी एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री। डिड यू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन? ऑल राइट, just have a look at it and make note of it. Now let's move on to the next part. All right, अब हम देखते हैं फार्म मैनेजमेंट के बारे में हमको क्या बताया गया है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि हमको अपने टेक्निक्स में कुछ मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, कुछ इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये हैं कुछ फार्म मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट रूल्स जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो इंडस्ट्री है वो बेटर यील्ड और इंक्रीज प्रोडक्शन देगा आपको। ऑल राइट, तो फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे होता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाट आर द इनिशियल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स विच वन नीड्स टू फॉलो। फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम
सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स, सबसे पहले तो आपको ऐसे एनिमल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो आपको नेचुरली ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ताकि जिनमें हमको जेनेटिक मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बहुत दूर तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली एक नया साइंटिफिक टेक्निक है जिससे आप दो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को क्रॉस कराओगे तो आपको ऑफस्प्रिंग अच्छा मिलेगा, लेकिन जितना हो सके उतना नेचुरली अगर हमको प्रोडक्शन मिलता है ज़्यादा तो आपका पैसा बच जाएगा, आपके मतलब इकोनॉमी में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सो सबसे पहले आप ऐसी ब्रीड सिलेक्ट करोगे जो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, मतलब हाई यील्डिंग ब्रीड्स। देन सप्लाई ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सोर्सेज, जिन एनिमल्स को आप अपने पास डोमेस्टिकेट कर रहे हो, जिन एनिमल्स को आप अपनी इंडस्ट्री में पाल रहे हो, उनको खाना पीना और उनका जो न्यूट्रिशनल सोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए। एडिक्वेट मतलब क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि आप अपने एनिमल्स का जो डिमांड है वो फुलफिल कर सको, ताकि हेल्दी एनिमल पॉपुलेशन आपको मिल सके। आगे क्या बताया गया है, क्लीनलीनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एनिमल्स। जिस एनवायरनमेंट में आप अपने एनिमल्स को ग्रो करोगे, जहाँ पर आप उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हो, जैसे एक पोल्ट्री फार्म की अगर हम बात करें जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है, तो पोल्ट्री फार्म क्लीन होना चाहिए। अगर मैं तबेले की बात करूँ तो वहाँ जो गौशाला होता है वहाँ पर सब कुछ क्लीन होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्लीनिंग होती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम सस्पेक्शन होते रहना चाहिए। मतलब सस्पेक्शन मतलब क्या होता है, आप हर एक चीज़ों को अच्छे से चेक करते हो कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ नहीं है। सो इंस्पेक्शन एंड सस्पेक्शन शुड बोथ बी देयर। So cleanliness of the environment and maintenance of the health of the animals is the responsibility of the person who runs the industry of animal husbandry. आप जो भी एनिमल का इंडस्ट्री चला रहे हो, आप किसी भी एनिमल की हस्बेंड्री कर रहे हो, तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हाई यील्डिंग ब्रीड, आपको उनका पेट भरने के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशनल सोर्सेज, फिर क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर हेल्थ। अब ये चीज़ों का आप कैसे ध्यान रखोगे, ये चीज़ें कर मतलब आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेटेरिनरी सुपरविजन। वेटेरिनरी सुपरविजन क्या होता है, एनिमल के डॉक्टर को हम एक वेटेरिनरी डॉक्टर बोलते हैं। तो आप टाइम टू टाइम, जैसे ह्यूमंस को बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, पोलियो का वैक्सीनेशन, टीबी का वैक्सीनेशन, ऐसे ही आप उनका वैक्सीनेशन करोगे। टाइम टू टाइम आप एनिमल्स को चेक करने के लिए डॉक्टर्स को बुलवाओगे, हर 3 महीने या 1 महीने, डिपेंड करता है एनिमल्स के टाइप और उनके हेल्थ कंडीशन के ऊपर। तो कंटिन्यूअस सुपरविजन होना चाहिए ताकि वो बीमार ना हो, क्योंकि अगर एनिमल्स बीमार होंगे तो उनके प्रोडक्ट्स भी हमको डिफेक्टेड मिलेंगे। सो वेटेरिनरी सुपरविजन, देन वैक्सीनेशन ऑफ द एनिमल्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हो आजकल आए दिन नए नए वायरसेस आ जाते हैं जिनका एनिमल्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर होता है। बर्ड फ्लू आया था, पूरे के पूरे बर्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे अफेक्टेड हो गए थे उनके वजह से। सो वैक्सीनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड डेवलपमेंट, इसमें हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नेचुरल ब्रीड्स को आपस में क्रॉस कराएंगे, मतलब एकदम हाई यील्डिंग ब्रीड मेल, हाई यील्डिंग ब्रीड फीमेल, इन दोनों को क्रॉस कराएंगे ताकि हाई यील्डिंग ऑफस्प्रिंग मिले, जिससे हमको डबल प्रोडक्शन मिले। ओके, क्योंकि हाइब्रिड विगर हमको मिलेगा। सो हाई यील्डिंग क्रॉस ब्रीड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे मुझे जो मुर्गियों से एग मिलता है, या काव से जो मिल्क मिलता है, या हनी बी से जो हनी मिलती है, इनका प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट ले तो लिया, लेकिन अगर उसको अच्छी तरीके से रखा नहीं, उसको संभाला नहीं, उसको प्रिजर्व नहीं किया, तो आपका वो प्रोडक्ट तुरंत डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एनिमल्स की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो, और आपकी भी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, और फाइनली क्या होगा, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आप उसको पैकेज करोगे। यहाँ पे एक और पॉइंट होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। तो आपने जो प्रोडक्ट बनाया है आप उसको पैकेज करोगे, उसको अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और फिर मार्केटिंग करके उन प्रोडक्ट्स को सेल करोगे। सो दिस आर इम्पॉर्टेंट रूल्स विच हैज़ टू बी फॉलोड to run a proper animal husbandry farm. These rules must be followed. Okay, all right. अब ये नेक्स्ट पार्ट आता है एनिमल ब्रीडिंग का। यहाँ पर आपको एक्चुअल डेफिनेशन दिया गया है ब्रीड का। पहले देख लेते हैं एनिमल ब्रीडिंग क्यों करते हैं। एनिमल ब्रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। मेल और फीमेल एनिमल्स को मिलाना, उनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कराना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलेशन बढ़ाना है और वो एनिमल्स का एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन नंबर आपको मेंटेन रखना है। अगर पॉपुलेशन ख़त्म हो गया काउस का, काउ एक्सटिंक्ट हो गए, तो हमको मिल्क नहीं मिलेगा, और सिर्फ मिल्क नहीं, मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो एनिमल ब्रीडिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ एनिमल ब्रीडिंग नहीं, आपको ये भी ध्यान में देना होता है कि आप जो इन एनिमल्स को ब्रीड करा रहे हो, उन एनिमल्स की
जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने चाहिए। वीक एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कराओगे तो आपको वीक ऑफस्प्रिंग मिलेगा और वो सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज हैं। आर यू गेटिंग इट? सो एनिमल ब्रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच एम्स एट इंक्रीजिंग द एनिमल ईल्ड। हमारा पहला एम क्या है एनिमल हस्बेंड्री में, कि मेरा ईल्ड बढ़ना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, एंड इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटी। प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करता है। सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाकर आपका कुछ नहीं होगा। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेंटेन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस इज अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। व्हाट इज अ ब्रीड? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ब्रीड? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स, पूर्वज। डिसेंडेंट हम बोलते हैं ना, ओरिजिन, कहाँ से ये एनिमल्स आए हैं, उनके जो स्टार्टिंग ओरिजिन्स हैं। तो एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट मतलब जो सेम ओरिजिन के हैं उन एनिमल्स को, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स हैं एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, लाइक जनरल अपीयरेंस, सेम दिखने में, फीचर्स, उनके फीचर्स सेम होने चाहिए, शेप, साइज, बॉडी, कॉन्फ़िगरेशन एट्सेट्रा, आर सेट टू बिलोंग टू अ ब्रीड। मतलब सारे काउज अगर एक जैसे दिख रहे हैं और उनका जेनेटिक कैरेक्टर भी सिमिलर है और उनके साइज़ सेम है, उनके फीचर्स सेम है, उनके कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो हम उन सारे काउस को एक कैटेगरी में डाल देंगे। बफेलोस को एक कैटेगरी में, शीप्स को एक कैटेगरी में, फिशेस को एक कैटेगरी में। सो इनको हम बोलते हैं ब्रीड। क्या बोलते हैं हम इनको? ब्रीड। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट, जिनके पूर्वज एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उनकी जो आगे वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी भी हमको सेम कैरेक्टर की मिलेगी, जो कैरेक्टर्स पूर्वजों में रहे होंगे। सो ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स like general appearance, size, feature, configuration are said to belong to a breed. And again I am telling you why animal breeding is important. Desirable characters such as इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन। हम एनिमल ब्रीडिंग कराएंगे, मतलब हाई मेल और हाई फीमेल को साथ में अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको? हमको ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जिनमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हो, मतलब जो कैरेक्टर हमको चाहिए वो कैरेक्टर हमको मिलेगा। जैसे कि हमको मिल्क का अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन, क्वालिटी अच्छी रहेगी प्रोडक्ट की, क्वालिटी ऑफ द मीट, जो हम अगर चिकन वगैरह, गोट वगैरह अगर ये कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, तो हमको मीट का अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम ईल्ड मिलेगी, मैक्सिमम ईल्ड ऑफ एग्स, मैक्सिमम ईल्ड ऑफ मीट, गुड क्वालिटी ऑफ मीट पर ईयर एट्सेट्रा। दीज आर अचीव्ड बाय एनिमल ब्रीडिंग। सो ये हैं एनिमल ब्रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो हमको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स देते हैं हमारी प्रोजेनी में। सो डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? ओके, मेक श्योर यू नोट एवरीथिंग। लेट्स मूव। ऑल राइट, अब हम क्या देखेंगे? ब्रीडिंग के टाइप्स, ब्रीडिंग के टेक्निक्स। सो ब्रीडिंग कैन बी ऑफ टू मेन टाइप्स। ब्रीडिंग के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हमको बताए गए हैं। पहला कौन सा है? इन ब्रीडिंग, और दूसरा कौन सा है? आउट ब्रीडिंग। हमने प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर वाले में जब हम पॉलिनेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कुछ आउट क्रॉसिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। तो देखते हैं इन ब्रीडिंग क्या होता है। दो टाइप्स कौन से हैं? इन ब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। सबसे पहले देखो इन ब्रीडिंग क्या बताया गया है। ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसको आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए हर चीज़ को पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। इन ब्रीडिंग it involves breeding of closely related individuals for 4 to 6 generations। हमको क्या बोला गया है यहाँ पर कि हम कोई ऐसे ही ब्रीड्स लेते हैं, मतलब ऐसे एनिमल सिलेक्ट करते हैं, ऐसे मेल और फीमेल को हम सिलेक्ट करते हैं जो जेनेटिकली एकदम एक दूसरे से रिलेटेड हो। मतलब ऐसा बोल सकते हो आप कि एक ही पेरेंट के दो बच्चे, भाई और बहन, इन दोनों को हम आपस में रिप्रोड्यूस कराएंगे। सो एक ही फैमिली या एक ही जीनस या एक ही स्पीशीज़ के जो एनिमल्स है जो जेनेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उन एनिमल्स का हम ब्रीडिंग कराते हैं ताकि हमको जो ऑफस्प्रिंग मिले वो ऑफस्प्रिंग हाई क्वालिटी का हो। ठीक है, और ऐसा हम कितनी बार करते हैं? ऐसा हम 4 से 6 जनरेशन तक करते हैं। मतलब पहले हमने मेल और फीमेल लिया तो इससे जो हमको ब्रीड मिला, समझो इससे हमको वापस 2 बच्चे मिले, एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड। इनको हम वापस ब्रीड कराएंगे तो इनसे वापस हमको 2 बच्चे मिलेंगे, मेल एंड फीमेल। फिर इनको वापस हम ब्रीड कराएंगे तो इनसे हमको वापस 2 बच्चे मिलेंगे। ऐसे हम 4 जनरेशन तक करते हैं ताकि हमको प्योर कैरेक्टर्स मिले। ओके, सिर्फ हाई क्वालिटी वाले जो कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ वो कैरेक्टर्स मिले। तो देखो आपको आगे क्या बताया गया है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 generations। वाई?
बिकॉज इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी वर्ड का मतलब क्या है, आपको सेम जाइगोट बार बार मिलेगा, सेम क्रोमोसोम या सेम कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स बार बार मिलेंगे। Homozygous means which animals which have same characters, and heterozygous means animals of different species which have different characters। तो हमको होमोजाइगोसिटी चाहिए। होमोजाइगोसिटी मतलब हमको सेम कैरेक्टर्स चाहिए, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स में हाई क्वालिटी है, ठीक है। सो इन ब्रीडिंग से क्या होता है, जब आप अंदर ही अंदर बार बार रिप्रोडक्शन कराते हो एनिमल्स का, तो आपको जो ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं वो प्योर ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो होमोजाइगस होते हैं, क्योंकि इनमें बाहर से कोई दूसरा स्पीशी आया ही नहीं है, ये आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनके खुद के कैरेक्टर्स ही इनके बच्चों में जाएंगे, मतलब इनके पूर्वजों के कैरेक्टर्स जो पास ऑन होते हैं वो आ रहे हैं, वही जाएंगे, कोई नया डीएनए करप्शन नहीं होगा। सो इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। बाय इनब्रीडिंग प्योर लाइन्स ऑफ एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। जो मैं आपको बोल रही थी कि ये प्योर लाइन्स आप ऑब्टेन करते हो। 4 से 6 जनरेशन जब आप कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराते हो, इनब्रीडिंग मतलब सेम फैमिली के अंदर एनिमल्स का ब्रीडिंग कराना, जैसे ज़ोरास्ट्रियंस में होता है, ऐसे बोला जाता है कि पारसीज में ऐसे ही होता है, वो ब्लड रिलेटेड इंडिविजुअल्स के साथ ही मैरिजेस करना प्रेफर करते हैं, ट्रेडिशनल उनका ये बिलीफ है। अभी आज के टाइम पर तो बहुत सारे लोग मॉडर्न हो गए हैं, तो उनकी मेंटालिटी भी चेंज हो गई है, लेकिन वो लोग ज़्यादातर जो ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं वो लोग ज़्यादातर इनब्रीडिंग वाला टेक्निक फॉलो करते हैं। मतलब वो लोग खुद के फैमिली में ही, खुद के ब्लड रिलेशन में ही मैरिजेस करवाते हैं, और फिर उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें उनका ही ब्लड कैरेक्टर्स होता है, उनका ही डीएनए कैरेक्टर्स होता है। इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वही पास होंगे आगे, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई पेरेंट डायबिटिक होगा या किसी को अगर जेनेटिक डिसीज़ होगी, तो वो जेनेटिक डिसीज़ भी बच्चे में पास होगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों अगर भाई बहन और दोनों ने आपस में शादी कर ली और दोनों का जेनेटिक डिफेक्ट है, तो बच्चे में तो डबल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट जाएगा। आपने मेंडल चैप्टर पढ़ा है ना, एक हाइब्रिड और दूसरा हाइब्रिड अगर रिप्रोड्यूस करता है तो जो एक बच्चा पैदा होता है वो डोमिनेंट बन जाता है, तो उसमें वो जेनेटिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा और वो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज क्या है कि हाई कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स हमको मिलेंगे। अगर हम ह्यूमंस की बात ना करें, एनिमल्स की बात करें, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। इन ब्रीडिंग करने से आपको सिर्फ प्योर कैरेक्टर्स आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिफेक्टेड कैरेक्टर्स कुछ ही होते हैं, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हम किसी भी एनिमल का डीएनए स्टडी करके उसमें से जो जीन डिफेक्टेड है वो जीन हम निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो डिफेक्टेड जीन होता है उस डिफेक्टेड जीन को रिमूव कर देना। ओके, सो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि बाय इनब्रीडिंग प्योर लाइन्स ऑफ एनिमल्स कैन बी ऑब्टेन्ड। इनब्रीडिंग इज हेल्पफुल इन द एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं, देखो डोमिनेंट जीन मतलब जो एक्सप्रेस हो रहा है, जैसे कि अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मेरी बॉडी में, अगर मेरी मम्मी से मुझे अगर डायबिटीज़ मिला है, तो अगर मेरी बॉडी में वो डायबिटीज़ एक्सप्रेस हो रहा है तो मतलब वो जीन डोमिनेंट था। लेकिन अगर वो डायबिटीज़ मेरी बॉडी में उसका सिर्फ जीन है पर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब मेरे इंसुलिन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरा पूरा पैनक्रियाटिक सिस्टम नॉर्मल है, तो मतलब वो जीन आया तो है मुझे मेरी मम्मी से, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इस कैरेक्टर को हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होता है। जैसे कैंसर जीन हर एक की बॉडी में होता है, लेकिन जिनकी बॉडी में वो जीन एक्सप्रेस हो जाता है, ओके, जिससे सेल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उनको हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं। और जिनकी बॉडी में जो जीन एक्सप्रेस नहीं होती है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। तो हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग की मदद से जो हार्मफुल जीन होगा बार बार वो आगे पास ऑन होगा जनरेशन टू जनरेशन, तो उन रिसेसिव जीन्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब हम चेक करेंगे ये जीन बार बार पास हो रही है तो ये जीन खतरनाक है, तो इसको पहले ही एलिमिनेट कर दो, तो आपका जो आगे वाला ऑफस्प्रिंग आएगा वो आपको अच्छा मिलेगा और हेल्दी मिलेगा। सो इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एंड फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। आप हार्मफुल जीन्स निकाल दो और अच्छे जीन्स को आगे बढ़ाओ, ठीक है। इन ब्रीडिंग हैज़ अ डीमेरिट। इसका एक डिसएडवांटेज एनिमल्स में क्या बताया गया है, एनिमल ब्रीडिंग में, इट हैज़ अ डीमेरिट दैट इट यूजुअली रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर हमको लास्ट डिसएडवांटेज क्या बताया गया है कि अगर आप कंटिन्यूस एनिमल्स का इन ब्रीडिंग करते हो तो उससे एनिमल के फर्टिलिटी में, मतलब उसके कैरेक्टर्स में, जो फर्टिलिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो एनिमल इनफर्टाइल हो सकता है, ओके, मतलब वो रिप्रोड्यूस करने के लायक ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कंटिन्यू अगर आप इन ब्रीडिंग कर रहे हो तो, क्योंकि सेम कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, तो एक टाइम के बाद वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके अपनी क्वालिटी डिक्रीज़ करने लग जाते हैं,
ठीक है। सो इट कैन अफेक्ट द फर्टिलिटी एंड ऑल्सो द प्रोडक्टिविटी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में इन ब्रीडिंग करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन 4-6 जनरेशन के बाद आपका प्रोडक्शन धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लग जाएगा। तो 4 से 6 जनरेशन के बाद आपको फिर से आउट ब्रीडिंग करना पड़ेगा, मतलब दूसरे स्पीशीज़ के साथ ब्रीडिंग कराना पड़ेगा ताकि फ्रेश हो जाए डीएनए, और फिर आप आपस में वापस इन ब्रीडिंग करा सकते हो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन ब्रीडिंग एज वेल एज आउट ब्रीडिंग। आपको इन ब्रीडिंग समझ में आया? सेम रिलेटेड इंडिविजुअल्स का क्रॉसिंग कराते हैं ताकि हाई क्वालिटी हाई यील्डिंग वाले एनिमल्स हमको मिले। दिस इज इन ब्रीडिंग। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मतलब एक ही घर के इंडिविजुअल्स के अंदर एक ही फैमिली के एनिमल्स आपस में ब्रीड कर रहे हैं, दैट इज इन ब्रीडिंग। नो डिफरेंट जीनस, नो डिफरेंट स्पीशीज, सेम एनिमल्स, सेम फैमिली, दैट इज इन ब्रीडिंग। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज आउट ब्रीडिंग। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। आउट ब्रीडिंग में क्या होता है? आउट ब्रीडिंग बेसिकली मीन्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। इनमें हम क्या कराएंगे? इनमें रिलेटेड एनिमल्स की ब्रीडिंग नहीं होगी, इनमें अनरिलेटेड एनिमल्स ब्रीड करेंगे, जैसे कोई अलग स्पीशीज़ का एनिमल, ठीक है। अलग स्पीशीज़ मतलब स्पीशीज़ सेम होगी लेकिन फैमिली अलग अलग होंगे। जैसे आप काऊ की ब्रीडिंग बफलो के साथ ही बुल के साथ ही कराओगे, लेकिन उनका ये फैमिली अलग होगा, दोनों एक दूसरे के सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। जैसे ह्यूमंस में अगर मैं बात करूँ तो भाई बहन में शादी नहीं होगी, एक फैमिली किसी दूसरे फैमिली के बच्चे से शादी करवाएगी अपने बच्चे की, जो दूर दूर तक इनसे रिलेटेड ना हो, रिलेशन में ना हो, जैसे हम यूजुअली करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। द एनिमल्स मे बी ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर 4 to 6 जनरेशन्स। या ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम फैमिली के लोगों से भी शादी करवा सकते हो, लेकिन उनके पिछले 4 से 6 पूर्वज कॉमन नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा समझो आप कि कोई एक लड़का है और वो अपनी कज़न से शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसकी बहुत दूर की कज़न है, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई खून का नाता नहीं है, उनके बहुत पहले के पूर्वज सेम ब्लड के थे। समझ में आ रहा है आपको? तो कज़न से शादी हो सकती है, लेकिन वो कज़न 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उनका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। बहुत दूर 4 से 6, 7, 8 पीढ़ी वाला अगर 6ठे पीढ़ी के बाद का अगर रिलेशन है तो फिर आप शादी करा सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? आउट ब्रीडिंग। एनिमल्स में क्या होगा? दो ऐसे एनिमल्स के बीच का ब्रीडिंग जिनका स्पीशीज सेम है, जीनस सेम है, उनका फैमिली सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर फैमिली सेम है तो भी वो 4 से 6 जनरेशन तक सेम नहीं होना चाहिए। 6 जनरेशन के बाद अगर पीछे जाए और सेम अगर हमको सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए दोनों के फैमिलीज़ के बीच में। इसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? आउट ब्रीडिंग। दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझो। इन ब्रीडिंग में सेम फैमिली मेम्बर्स के बीच में ब्रीडिंग कराया जाता है, भाई और बहन। आउट ब्रीडिंग में 2 ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रीड कराया जाता है जो रिलेटेड नहीं है तो भी चलेगा, मतलब अनरिलेटेड है एक दूसरे से, और या तो फिर अगर रिलेटेड है तो 4 से 6 जनरेशन के बाद उनका रिलेशन है। करंट 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में, ब्लड रिलेशन या जेनेटिक रिलेशन। सो डिड यू अंडरस्टैंड आउट ब्रीडिंग? ऑल राइट, अब हमको आउट ब्रीडिंग के टाइप्स बताए गए हैं। तो 5 टाइप्स आपको दिए गए हैं आउट ब्रीडिंग के। क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक एंड मोएट। ये 5 अलग अलग आउट ब्रीडिंग के जो टाइप्स हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हमारा कौन सा है? आउट क्रॉसिंग। सबसे पहला टाइप कौन सा है आउट ब्रीडिंग का? आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग हमने क्या बोला? आप 2 अलग अलग एनिमल्स, अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग कराते हो जो रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन 4 to 6 जनरेशन्स के बाद, 4 to 6 जनरेशन्स के बीच में उनका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उनकी पिछली पीढ़ी जो है वो 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन नहीं होनी चाहिए। उसके पहले अगर उनके पूर्वज एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक उनका फैमिली सेम नहीं होना चाहिए। उनकी ब्रीडिंग अगर आप कराते हो तो उसको हम आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। अब इस आउट ब्रीडिंग में जो पहला टाइप है दैट इज़ आउट क्रॉसिंग, उसमें क्या बोला गया है? हैव अ लुक। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। आउट क्रॉसिंग में आप क्या कराओगे? अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स के बीच में क्रॉसिंग कराओगे, तो इनका फैमिली सेम होने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि आपने स्पीशीज़ ही बदल दी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हमको क्या एग्जाम्पल दिया गया है आउट क्रॉसिंग का? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब
इंटर मीन्स टू डिफरेंट एंड स्पेसिफिक मीन्स स्पीशीज़। आप दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं घोड़े और गधे का, सो व्हेन यू हाइब्रिडाइज हॉर्स एंड डोंकी टुगेदर तो आपको मिलता है खच्चर, जिसको हम बोलते हैं म्यूल, जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में, मतलब नॉर्थन साइड में, हिमालयाज़ वगैरह में यूज़ किए जाते हैं लोड्स करने के लिए, मतलब जो लोगों का लगेज होता है या ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। इनका और कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज दे आर स्टेराइल, दीज म्यूल दे आर स्टेराइल। उनमें ना तो स्पर्म्स होते हैं ना तो ओवरी होती है। ऑल राइट, सो outcrossing results in breeding between two animals of different species. It is also known as interspecific hybridization. Outcrossing helps to remove the inbreeding depression. Outcrossing करने से क्या होता है कि समझो अगर आप कंटिन्यूस इनब्रीडिंग करा रहे थे, मतलब एक ही फैमिली के एनिमल्स को अगर कंटिन्यूसली आप ब्रीड करा रहे थे, तो उसके वजह से जो रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो गया होगा या जो हार्मफुल जीन एक्सप्रेस हो गया होगा, वो हार्मफुल जीन हमको हटाना है, तो हम कोई नया ही एनिमल लेके आ जाएंगे एकदम, जिनका स्पीशीज ही रिलेटेड नहीं है उस नए एनिमल से। जैसे गधे का हाइब्रिडाइजेशन मतलब ब्रीडिंग घोड़े के साथ करा दो, इन दोनों का स्पीशीज बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, कैरेक्टर्स बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो इनका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी तो मुझे कोई नया स्पीशी मिलेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक खाली ये जो एग्जाम्पल है हॉर्स और डोंकी का, इसका जो ऑफस्प्रिंग हमको मिलता है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में होते हैं यूज़। लेकिन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिनका हमको बहुत सारा कमर्शियल यूज़ है, क्योंकि वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, वापस बोलती हूँ, क्या होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? जब आप इन ब्रीडिंग कराते हो सेम फैमिली के मेल और फीमेल, मतलब ब्रदर और सिस्टर के बीच में जब आप ब्रीडिंग कराते हो, तो आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलता है, ये ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों के रिसेसिव कैरेक्टर्स आते हैं। मतलब समझो यहाँ पर ये डायबिटिक का डोमिनेंट जीन है और यहाँ पर रिसेसिव जीन है डायबिटीज़ का। ये मदर के अंदर डायबिटिक का डोमिनेंट जीन है और ये रिसेसिव, और फादर के अंदर रिसेसिव जीन्स है, मतलब एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, फादर को डायबिटीज़ नहीं है बट मदर को है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी रिसेसिव जीन्स है डायबिटीज़ के, इसमें भी रिसेसिव जीन्स है डायबिटीज़ के, तो जो बच्चे पैदा होंगे उनमें से एक बच्चे को डेफिनेटली डायबिटीज़ होगा। ओके, एक बच्चे को क्या होगा, डेफिनेटली डायबिटीज़ होगा, क्योंकि ये डी वाला जीन आगे आएगा। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन, ग्रिगोर जॉन मेंडल जो क्रॉसिंग कराते हैं, तो इनके जो 3 या 4 बच्चे पैदा होंगे उनमें से डेफिनेटली एक बच्चे को डायबिटीज़ होगा। और आगे जाके ऐसा होगा कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर या फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ जाए, मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी टोटली ख़त्म हो जाए। सेम फैमिली से आप बार बार ब्रीड करा रहे हो, तो उनका प्रोडक्शन एक बार के लिए ख़त्म हो जाएगा एनिमल्स का, उनका प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगा। तो इस लो प्रोडक्टिविटी को या इनफर्टिलिटी को हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि क्वालिटी रिड्यूस हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो सेम एनिमल्स को, सेम फैमिली के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कराते कराते जब एनिमल की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, तो हम नया एनिमल लेके आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए, और उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। अब आगे हमको क्या बताया गया है? आगे हमको बताया गया है क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। क्रॉस ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स द ब्रीडिंग ऑफ सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड विथ सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। यहाँ पर अब क्या होता है, स्पीशीज सेम होती हैं, ठीक है, स्पीशीज सेम होती हैं, लेकिन मेल और फीमेल हम सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले सिलेक्ट करते हैं। हम कोई भी मेल और कोई भी फीमेल सिलेक्ट नहीं करते हैं। जिस मेल में सबसे ज़्यादा हाई कैरेक्टर्स होंगे हम वो सिलेक्ट करेंगे, और उसी ब्रीड में जिस फीमेल में सबसे ज़्यादा हाई कैरेक्टर्स होंगे हम वो फीमेल सिलेक्ट करेंगे और दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे। सो क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स breeding of superior male of one breed with superior female of another breed. By cross breeding, new animal breeds of desirable characters are developed. तो क्रॉस ब्रीडिंग कराने से क्या होता है, जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें नए कैरेक्टर्स होते हैं, मेल, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, दोनों के कैरेक्टर्स बच्चे में आएंगे, और फिर उसको हम क्या बोलते हैं, जब पेरेंट्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स बच्चों में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड विगर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, इसी चैप्टर के इनिशियल लेक्चर्स में पढ़ा है। ये इस चैप्टर के जो प्रीवियस सेशन है उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, तो मेक श्योर कि आप पहले इसके प्रीवियस सेशंस देख लें, तो आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ऑलराइट, सो जब आप सुपीरियर मेल का सुपीरियर फीमेल के साथ ब्रीडिंग कराओगे तो आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें हायर डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। ओके,
अब आगे क्या दिया गया है, बाय क्रॉस ब्रीडिंग न्यू एनिमल ब्रीड्स ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड. फॉर एग्जाम्पल हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव एंड मरीनो राम्स इन पंजाब. ये दो ऐसे अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग ब्रीड्स हैं शीप्स की, जिनको साथ में ब्रीड कराया. तो जो नया वेराइटी हमको मिला, जो नया ऑफस्प्रिंग हमको मिला हिजारडेल, उसमें ज़्यादा वुल प्रोडक्शन होता है. ठीक है, सो कमर्शियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है. सो दिस इज एडवांटेज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग. डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल राइट. अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ऊपर मैंने बात की थी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की, वो जो म्यूल वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, उसका थ्योरी देख लेते हैं. Interspecific hybridization involves breeding of animals of two different but related species. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि इनके जो डिसेंडेंट होंगे, इनके जो बहुत पहले के पूर्वज होंगे, वो पूर्वज हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड हो, लेकिन करंट जनरेशन्स में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होगा. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि दो एकदम ही अलग स्पीशीज़ को जब आप साथ में क्रॉस करा रहे हो, तो आपको जो नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो कैसे मिला है, आपको इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराकर मिला है. कैसे मिला है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराकर. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. ऑब्वियस सी बात है, आप हाइब्रिडाइजेशन करते ही इसलिए हो ताकि आपको एनिमल्स का डिज़ायरेबल क्वालिटी मिल सके. कैसा क्वालिटी मिल सके? डिज़ायरेबल, जो क्वालिटी आपको चाहिए. आर यू गेटिंग इट? सो it results in the formation of animals with desirable characters from both the parents. मदर से भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, फादर से भी कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, ऑफस्प्रिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स देगा. But such breeding is not always successful. For example, mule, it is a breed obtained between horse and donkey. Horse और donkey का जब हम hybridization कराते हैं तो हमको mule मिलता है, and mule is a sterile animal. Okay, he cannot reproduce. ऑल राइट. अब नेक्स्ट टेक्निक हमको क्या बताई गई है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. कौन सी टेक्निक है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. अब यहाँ पर अगर आप, आई नो ऑल माई स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट इनफ, तो अगर आप वर्ड का मीनिंग समझें तो आपको ऑटोमेटिकली ये टेक्निक समझ में आ जाएगी. आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? नेचुरली नहीं हो रहा है ये प्रोसेस. यहाँ पर इंसान का इन्वॉल्वमेंट है या नई टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है. और इंसेमिनेशन, ये वर्ड हमने कहीं पर सुना है. डू यू रिमेंबर? एनिमल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? जब आप मेल्स में से स्पर्म निकालते हो और आर्टिफिशियली फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो. डू यू रिमेंबर? दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पर हम कंडीशंस को कंट्रोल कर देते हैं क्योंकि सीमेन हमारे कंट्रोल में है. मतलब हमने जो मेल में से सीमेन कलेक्ट किया है वो फीमेल में हम इंजेक्ट करने से पहले उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं. सीमेन फ्रॉम सिलेक्टेड सुपीरियर मेल इज कलेक्टेड. हम क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में? हम सिलेक्टेड मेल से सीमेन कलेक्ट करेंगे. उसको या दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास. अगर आपको वो सीमेन किसी दूसरे सिटी या दूसरे एरिया में लेकर जाना है किसी फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए, तो आप उसको टेम्पररी फ्रीज कर दोगे. ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि किसी भी सेल की एक्टिविटी हमको रोकनी होती है तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं. क्या करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन. व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? कमेंट सेक्शन पे आंसर कीजिए. ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया है. सर्च कीजिए इसका मीनिंग और बताइए व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है, एनिमल रिप्रोडक्शन के लास्ट लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया है. सो आपको ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना है. तो हम क्या करेंगे? हमने मेल्स में से जो स्पर्म्स निकाले हैं, सुपीरियर मेल एनिमल में से जो स्पर्म्स निकाले, आई मीन जो सीमेन कलेक्ट किया, उस सीमेन को या तो हम फ्रीज़ कर देंगे, प्रिजर्व कर देंगे और फिर दूसरे सिटी में लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि वो सीमेन डेड ना हो जाए या उनके अंदर के स्पर्म्स डेड ना हो जाए. और या तो फिर क्या करेंगे कि एक मेल में से सीमेन निकाला और तुरंत दूसरी फीमेल में वो सीमेन इंजेक्ट कर दिया. ओके, तो इससे क्या होगा कि नेचुरली रिप्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक में ओवरकम हो जाएगी, जो हमको आगे के पॉइंट में बताया गया है. semen from selected superior male is collected and preserved in frozen state, or it is injected into the genital tract immediately of the female. It is useful to overcome the problem of normal mating and convenience of transportation. ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक क्यों कराया गया है? अगर नॉर्मली सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल मेट नहीं कर रहे हैं नेचुरली, तो आर्टिफिशियली हम उनका मेटिंग करा सकते हैं बाय डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक. और या तो फिर अगर आपको वो सीमेन किसी दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना है तो दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर दैट. ओके, अब आगे देखते हैं.
All right, so now let's have a look at the fifth type of the outbreeding, that is multiple ovulation embryo transfer technique, that is also known as MOET. 12th स्टैंडर्ड में 12th बोर्ड एग्जाम्स में आपको मोएट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द फुल फॉर्म. द एक्रोनिम फॉर दिस इज मोएट. व्हाट इज द फुल फॉर्म? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. अब नाम से क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करके उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये प्रोसेस होता कैसे है, उसका हमने एक डिटेल फ्लो चार्ट बनाया है. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हैव अ लुक एट इट. फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या बताया गया है? इन दिस मेथड इन मोएट काउ इज एडमिनिस्टर्ड, मतलब काउ इज इंजेक्टेड विथ FSH हार्मोन. हम क्या करते हैं, काउ में भी ओवरीज है, वो भी एग कंटेन करती है, तो हम काउ में FSH हार्मोन इंजेक्ट करते हैं. FSH लाइक हार्मोन, नॉट स्पेसिफिकली ह्यूमन FSH, लेकिन FSH के जैसा हार्मोन. और FSH का काम क्या होता है? व्हाट इज FSH हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये FSH क्या करता है? ओवम के फॉलिकल्स डेवलप करता है, जिससे सेकेंडरी ओवम बने और सक्सेसफुल oocyte बन सके, एग बन सके. सो इन दिस मेथड काउ इज एडमिनिस्टर्ड विथ FSH लाइक हार्मोन to induce means to produce follicular maturation. ज़्यादा से ज़्यादा follicles बनाने के लिए हम artificially FSH इंजेक्ट करते हैं. एंड देन द सुपर ओव्यूलेशन इज ब्रॉट अबाउट. तो इससे क्या होगा? हमने ज़्यादा FSH हार्मोन डाला है, तो एक टाइम पे ज़्यादा एग्स बनेंगे. क्या बनेंगे? एक टाइम पे ज़्यादा एग्स बनेंगे. इन ईच साइकिल 6 to 8 एग्स मेच्योर साइमल्टेनियसली. हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब पढ़ रहे थे तो एक टाइम पे एक ही एग मेच्योर होता है, हमने ये पढ़ा था. लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोएट टेक्निक में हम एनिमल्स में क्या करेंगे? काउ में FSH जैसा हार्मोन ज़्यादा इंड्यूस करेंगे, जिसके वजह से ज़्यादा मैचुरेशन हो, ज़्यादा एग्स बने, और उसके वजह से सुपर ओव्यूलेशन होगा. क्या होगा? सुपर ओव्यूलेशन होगा. अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या ये सेम ह्यूमंस में भी हो सकता है? यस, सुपर ओव्यूलेशन ह्यूमंस में भी कराया जा सकता है, लेकिन इसके सक्सेस रेट्स ज़्यादा नहीं हैं. ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट दैट सक्सेसफुल. ओके, ऑल राइट. सो इन ईच साइकिल 6 to 8 एग्स मेच्योर साइमल्टेनियसली. तो एक साइकिल में कितने एग्स मेच्योर हो जाएंगे? 6 to 8 एग्स मेच्योर हो जाएंगे. नाउ द काउ इज आइदर मेटेड विद एन एलीट बुल. अब हम क्या करेंगे? काउ के अंदर एग्स बन गए हैं, ये हमको पता चल गया है क्योंकि हमने हार्मोनल लेवल चेक किया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उस काउ के अंदर जिसके अंदर 6 to 8 एग्स बने हैं, उस काउ को या तो हम नेचुरली किसी सुपीरियर बुल के साथ, एलीट बुल मतलब क्या होता है? सुपीरियर बुल, जिसके अंदर सुपीरियर कैरेक्टर्स है. तो अब हम इस काउ को नेचुरली बुल के साथ रिप्रोड्यूस करवाएंगे, मेट करवाएंगे. और अगर नेचुरल मेटिंग नहीं हो सकता तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, मतलब हम उस बुल का सीमेन कलेक्ट करके इस काउ के अंदर इंजेक्ट कर देंगे. सो द काउ इज आइदर मेटेड विद एन एलीट बुल और इट इज़ आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड. डिड यू अंडरस्टैंड अप टिल हियर? ओके. नाउ अब स्पर्म आपने काउ में इंजेक्ट कर दिया है और स्पर्म की काउ की बॉडी में ऑलरेडी एग्स बन चुके हैं, तो स्पर्म और एग से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा. जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा. फिर गैस्ट्रुलेशन होगा, फिर ट्रिपल लेयर्स बनेंगे, मतलब मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और फिर उसके बाद में आगे डेवलपमेंट होगा, डिफ्रेंसिएशन होगा. इतने सारे स्टेजेस होने से पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब जाइगोट बनता है, वो जाइगोट इनिशियली डे 1 और डे 2 पे जब ब्लास्टोसिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है. क्या बनाना स्टार्ट कर देता है? ब्लास्टोसिस्ट. द ब्लास्टोसिस्ट एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स. उन ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करते हैं? मतलब जिस दिन आपने फर्टिलाइजेशन करवाया, जिस दिन आपने स्पर्म्स इंसर्ट करवाए काऊ की बॉडी में, उस दिन से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया. तो फर्टिलाइजेशन के 4 दिन के अंदर आपका ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है. तो 4 दिन के अंदर आप वो ब्लास्टोसिस्ट बिना सर्जरी के काऊ की बॉडी से बाहर निकालते हो. क्या बोला गया है? द ब्लास्टोसिस्ट एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली. व्हाट डू वी मीन बाय नॉन सर्जिकली? ये कैसे हम निकालेंगे? काऊ की बॉडी से ब्लास्टोसिस्ट को बाहर कैसे निकालेंगे? पहले तो हार्मोनल लेवल चेक करेंगे कि हार्मोन्स बराबर है कि नहीं, तभी पता चलेगा कि ब्लास्टोसिस्ट कौन से सेल स्टेज पर है. कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट चेक करेंगे कि प्लेसेंटा से अभी तक अटैच तो नहीं हुआ ना एम्ब्रियो, क्योंकि जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है तब तक प्रोजेस्टेरॉन वही बनाएगा.
तो प्लेसेंटा अभी तक मतलब अटैच नहीं हुआ है, तो हम आराम से ब्लास्टोसिस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ओवरी का साइज़ चेक करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम को पाल्पेट करते हैं, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम को चेक करते हैं, और फिर उस हिसाब से इंजेक्शन, जैसे एमनियोसिंथेसिस टेक्निक करते थे वैसे ही इंजेक्शन की मदद से हम ब्लास्टोसिस्ट को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। तो हम पहले जहाँ पर हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है वहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लूइड भरते हैं, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके, और फिर उस फ्लूइड की मदद से वो ब्लास्टोसिस्ट हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे में हमको काऊ की सर्जरी भी नहीं करनी पड़ी, और जो ब्लास्टोसिस्ट हमको चाहिए था वो ब्लास्टोसिस्ट हमको मिल गया। लेकिन याद रखो, ये टेक्निक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन चाहिए, कोई भी नया इंसान ये नहीं कर सकता, और इसका सक्सेस रेट भी बहुत कम है। मतलब बहुत बार आप 6 से 8 एग्स निकालने जाओगे, मतलब जो जाइगोट बने हैं 6 to 8 जाइगोट्स जो बने हैं, उन जाइगोट्स को, ब्लास्टोसिस्ट को आप निकालने जाओगे तो बहुत बार उनमें से आधे ब्लास्टोसिस्ट डैमेज हो जाते हैं निकालते वक्त। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस टेक्निक, बट वन कैन डू इट इफ़ द पर्सन इज़ एक्सपीरियंस्ड। सो हमने क्या किया, काऊ को FSH हार्मोन दिया ताकि उसके अंदर ज़्यादा ओवम मैच्योर हो। तो एक बार में काऊ के अंदर 6 से 8 एग मैच्योर हो गए। अब उस काऊ के अंदर हमने सीमन इंट्रोड्यूस किया, नेचुरली या आर्टिफिशियली। सीमन अंदर जाने के बाद एग और स्पर्म के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट डेवलप होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट डेवलप हो रहा है तो इनिशियल 4 डेज़ में ही, स्टार्टिंग के 4 to 6 डेज़ के टाइम पे ही हम ब्लास्टोसिस्ट को नॉन सर्जिकली इंजेक्शन की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। जितना देर करोगे आप ब्लास्टोसिस्ट को निकालने में, साइज़ उतना बढ़ते जाएगा और आप नॉन सर्जिकली नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको सर्जरी करके ही वो ब्लास्टोसिस्ट निकालना पड़ेगा। सो द ब्लास्टोसिस्ट इज़ रिमूव्ड, और उस ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या करेंगे, अब एक काऊ में एक ही ब्लास्टोसिस्ट रहने देंगे, और बाकी के जो 5-6 ब्लास्टोसिस्ट हैं उनको हम अलग अलग फीमेल्स में इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, सरोगेसी की। क्या किया हमने, यहाँ पर एक मदर के बॉडी से ब्लास्टोसिस्ट निकाल के दूसरी मदर की बॉडी में डाल दिया। तो DNA कैरेक्टर्स इसी मदर के हैं, दूसरी बॉडी में वो जब जाएगा ब्लास्टोसिस्ट तो वहाँ पर वो सिर्फ क्यों जा रहा है, ग्रो होने के लिए। जो भी DNA आना था, जो भी कैरेक्टर्स आने थे वो सब आ चुके हैं इसी मदर के अंदर। हमने यहाँ से सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट उठा के यहाँ रखा ताकि वो सिर्फ बड़ा हो सके। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि जब आप हॉस्टल जाते हो तो आप हॉस्टल और घर आपका खुद का है, ठीक है, आप वहीं पर पैदा हुए हो या वहीं पर बड़े हुए हो। हॉस्टल में सिर्फ आप टेम्पररी पीरियड के लिए जाते हो एजुकेशन लेने के लिए। वैसे ही सरोगेसी में DNA कैरेक्टर्स बायोलॉजिकल मदर के होते हैं, लेकिन उसको दूसरे के वुम में डाला जाता है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमने सरोगेसी कर दी। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो हमारी काऊ थी, ये वाली जो काऊ थी हमारी, ये हमारी सुपीरियर काऊ थी, इसके अंदर सबसे हाई क्वालिटी है। और मुझे जितने भी बच्चे चाहिए, काऊ के जितने भी काफ्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं, मुझे सारे काफ में इसी काऊ का क्वालिटी चाहिए, इसी काऊ का DNA चाहिए। तो मैं एक बार में इस काऊ के अंदर 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस करूँगी, क्योंकि अगर मैं नेचुरली वेट करूँगी तो एक बार में एक ही एग बनेगा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक बार में एक एग प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि फिर रिप्रोडक्शन के लिए, फिर पार्चुरेशन के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक बार में ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करूँगी, उस ज़्यादा एग्स को भी मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अलग काऊ में, ताकि ये काऊ मेरी वापस रेडी हो जाए नेक्स्ट साइकिल के लिए। मतलब आप इमेजिन करो कि आप इस काऊ को सिर्फ अंडे बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो और उनको ग्रो किसी और की बॉडी में कर रहे हो, क्योंकि आपको सिर्फ इस काऊ से क्या चाहिए, DNA चाहिए। ओके, सो द ब्लास्टोसिस्ट आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर्ड टू सरोगेट मदर्स. This technique is successfully used in cattle, sheep, buffaloes, etc. High milk yielding breeds of female and high quality meat yielding bulls have been found to be successful. तो क्या बताया गया हमको यहाँ पर कि ये जो ऑफस्प्रिंग हमको मिलते हैं सरोगेट मदर्स में, हम जो ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं उनसे जो बच्चे बनते हैं फाइनली, तो अगर काऊ पैदा हो रही है तो वो ज़्यादा मिल्क बनाने वाली काऊ बनेगी, और अगर बुल पैदा हो रहा है तो उस बुल में बहुत ज़्यादा मीट होगा। ठीक है, तो ऐसे हाई क्वालिटी और हाई यील्डिंग वाले प्रोजेनीज हमको मिलेंगे, ऑफस्प्रिंग्स हमको मिलेंगे। कौन सी टेक्निक से? विद द हेल्प ऑफ मोएट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। आई होप आपको ये पूरी टेक्निक समझ में आई होगी। ये सरोगेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे इस काऊ का सिर्फ DNA चाहिए था, इसीलिए मैंने उस काऊ में सिर्फ एग बनाया, फर्टिलाइजेशन करा, और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ ब्लास्टोसिस्ट को दूसरे सरोगेट मदर्स में डाल दिया। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? इसको अच्छे से लिखो, 5 बार प्रैक्टिस करो, इसका शॉर्ट नोट 100% बोर्ड्स में आता है। ओके, ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स,
तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हमने इनिशियली एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन देखा, फिर फार्म मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर हमने एनिमल ब्रीडिंग का डेफिनेशन देखा, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है वो देखा, ब्रीड का मतलब क्या होता है वो देखा, और फिर ब्रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे, जो 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, और उस आउट ब्रीडिंग के 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स लाइक आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एंड मोएट। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछिए। मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर योर रिव्यूज़, शेयर योर ओपिनियंस इन आवर कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑलराइट, and if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button. I hope you enjoyed today's session. So see you soon. Stay tuned. Thank you.